एक तरफ आप बातें करते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है एग्जाम फॉर्म्स की, तब सरकार लगा देती है कास्ट सिस्टम। वहीं अगर आप जनरल कास्ट से हो और लड़की हो तो आपकी फीस है 1250 रुपए। मतलब जनरल कास्ट वाले लड़के के लिए सीधा डबल फीस पढ़ाने भेजता है एजुकेशन के लिए, तो फिर वहाँ पे सब पर वापस लगा देती है कास्ट सिस्टम। और इस सब की रेस के बीच में फायदा उठाएगा नकली माल बेचने वाला। एक सुपरमार्केट था जिसमें नकली घी पकड़ा चुका है और उसके ऊपर केस भी चला था, पर उसने पैसे खिलाकर ये बात दबा दी थी। तो हमारी जो सरकारी कंपनी है BSNL, वो भी हमें अच्छे से लूट रही थी। आपकी बीवी सुंदर दिखनी चाहिए, वो संस्कारी हो या ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में कार होनी चाहिए, शादी के बाद हमारी बेटी जो है वो नौकरी करेगी। ये पहले ऑब्जर्व करता है कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले ये उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होती है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है और अगर आप भी जेन ज़ी जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो दोस्त, आगे क्या सोचा है? अपनी लाइफ में क्या करना है? क्या जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहना है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहना है? ऐसे ही आपसे कुछ लोग कहते होंगे, ऐसे सवाल करते होंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, जिंदगी में कुछ करते क्यों नहीं? पता है, ये सवाल जो है ना, एक तलवार की तरह है और ये तलवार हर दूसरे व्यक्ति के ऊपर लटकी रहती है। जब आप 20 से 22 की उम्र में आ जाते हो तब ये सवाल बार बार आपको चुभता है। आपके रिश्तेदार, आपके पापा के दोस्त, आपके भैया के दोस्त, आपके पड़ोसी, ये सब आपको बार बार चुभाते हैं। जब ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फ्रस्ट्रेशन में आके या तो बंदा घर कदम उठा लेता है या तो सिर्फ भागता है करियर बनाने की तरफ। और करियर बनाने की तरफ उसके सामने दो चॉइस आती है, या तो वो शॉर्टकट से अपना करियर बनाए या तो फिर बनाए वही मेहनत करके जिससे दुनिया घिस रही है अपने आप को पागलपंती करके, धीरे धीरे एक एक रुपए के लिए लड़ लड़ के। अगर आप शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो आप जाके फंसते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अब जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा स्कैम है। इसे करने वाला हर व्यक्ति अनपढ़ गंवार होता है जिसने जिंदगी में खुद ने कुछ नहीं किया होता। वो आपको फंसाने की कोशिश में लगा रहता है। ये पहले ऑब्जर्व करता है कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले ये उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होती है, जो डरते हैं दुनिया में स्ट्रगल करने से, जो डरते हैं आगे बढ़ने से। यही चीज ऑब्जर्व करके वो हर व्यक्ति को टारगेट करते हैं और उन्हें वो चीज दिखाते हैं जो उन्हें चाहिए। और ये दिखाते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसमें होने का रास्ता सिर्फ यही है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, जोड़ना है 3 लोगों को। आप 3 लोगों को जोड़ो और 3 लोगों को जोड़ने के बाद आपकी जिंदगी में आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास बैंक बैलेंस होगा, आपके घर के बाहर कार खड़ी होगी, आपके माता पिता जब मार्केट में जाएंगे तो उनकी रिस्पेक्ट होगी। फिर आपको और फंसाने के लिए किसी एक उठाई गिरे सेलिब्रिटी को बुलाएंगे 20-25 हजार देने के बाद। वो आएगा और आपसे आके कहेगा, जब मैं इस टीम से नहीं जुड़ा था तब मैं भी यही रहता था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं मार्केट में घूमता था लोग मुझसे पूछते थे कि तुम वो कपूर साथ के बेटे अनुभव हो ना। फिर आपको ये ड्रेसअप दिखाते हैं कि आपके पास सूट होगा, आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे पहनने के भी। आपको फिर ये डायलॉग भी चिपकाते हैं कि दुनिया में 90% लोग दुनिया देखने आते हैं और 10% लोग दुनिया दिखाने आते हैं। क्योंकि 90% लोग दुनिया देखने आते हैं और 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। इस डायलॉग की वजह से हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है आप उसे बेवकूफ समझने लगते हैं। ये लोग आपके दिमाग पे ऐसा जादू डाल देते हैं कि आपको सिर्फ यही दिखता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल होने का रास्ता है तो सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको करियर बनाने के लिए जब दूसरा ऑप्शन में आ रहा है नजर में, जिसमें आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार, तो आपको क्या करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए, उसके लिए मैं अब आपको बताऊंगा जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। देखो, आज के समय में सोशल मीडिया ने बिजनेस को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि हर आदमी सिर्फ यही सोचता है कि हमें नौकरी नहीं करनी है। अरे हम क्यों किसी की गुलामी करें, हम क्यों किसी की जिल्लत भरी जिंदगी सहन करें। अपने नीचे नौकर रखेंगे, हम राजा महाराजा की तरह जिंदगी सहन करेंगे। और दूसरी तरफ जॉब को कैसा दिखाते हैं, जिल्लत भरी जिंदगी है, किसी की गुलामी है, किसी के नीचे बन के रहना है, किसी का सुन के चलना है और किसी और के ड्रीम पर मेहनत करना है। अगर आप भी ये सोचते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत है। हम खड़े हैं 2025 में, जहाँ आज भी सरकारी नौकरी को इतनी वैल्यू दी जाती है जितनी किसी भी नौकरी को नहीं दी जाती। और अगर नहीं तो बिजनेस होना चाहिए। अगर लड़का बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद के ड्रीम पर वर्क कर रहा है और अपनी आने वाली कुश्तों को कुछ देना चाहता है। और ले देकर भी बिजनेस कौन सा डालते हैं लोग, रेस्टोरेंट का, होटल का या फिर किराने का। सामने वाले गुप्ता जी की
किराने की दुकान देखो, लाखों रुपए रोज का धंधा है उनका। अब जो मैं आगे कहूंगा उस पर मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए 100%। आज के समय में हो गई है आदमी की दो लाइफ सोशल मीडिया के चक्कर में। कि फर्स्ट लाइफ है पर्सनल, जिसमें आपका परिवार बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बहुत अच्छे घर से होना चाहिए, आपके माता पिता जो है वो भी वेल एजुकेटेड हो, आप भी वेल एजुकेटेड हो और आपका बेस्ट अर्निंग सोर्स हो। प्रोफेशनल लाइफ में आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लोग के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हो, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, आपका बंगला होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस पूरे जिले भर में फेमस होना चाहिए। अब आपको कितनी इज्जत देनी है ये आपके स्टेटस पर डिपेंड करता है। लिटरली बता रहा हूँ, ये सब जरूरी है ताकि आपकी दूर की भुआ फुफाजी ताऊजी जो भी है वो चार लोग वो ये बोल सके कि भैया वो तो इतना कमाता है। आपकी बीवी सुंदर दिखनी चाहिए, वो संस्कारी हो या ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में कार होनी चाहिए, एसी वैसी नहीं, 14-15 लाख की टॉप मॉडल। और आपका घर खुद का होना चाहिए, भले ही उनका खुद का घर लोन पे चल रहा हो। अगर ये सब सारी चीजें हैं तो ही चार लोग आपसे खुश हो पाएंगे भैया, वरना वो तो खुश ना होने के हैं। और यही सब चीजों को कैरियर समझकर सामने वाला सुबह 8 बजे का भूखा निकल कर खुद 10 बजे घर आ रहा है, घर से 1000 किलोमीटर दूर रहकर वो अपने माँ बाप से सब कुछ छुपा रहा है। होली दिवाली के त्योहार पर भी वो घर नहीं आ रहा, उसको रोना भी आ रहा है तो वो रो नहीं रहा है, अपने आंसू छुपा रहा है, डर रहा है अनजान शहर में किसको मैं अपनी बातें बताऊं, कौन मेरा कब फायदा उठा ले। और इन सब के बाद जो उसके यहाँ पे माइंड पे जो प्रेशर चल रहा है ना, उसको कोई रिलीफ देने वाला नहीं है। क्योंकि अगर उसने गिव अप कर दिया तो लोग उसके ईगो को हर्ट करेंगे, उसको और ताने मारेंगे कि तुझसे इतना नहीं होता। माय डियर कॉमरेड, कैरियर सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जिंदा लाश बनकर मेहनत करते फिरना, शिकायत ना करना भी कैरियर ही है आज के समय में। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त की शादी में जब रिश्ते की बात चल रही थी तब लड़की वालों ने बहुत सवाल करे कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, लड़की के साथ कौन कौन रहता है, अगर भाई रहता है तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वो कितना कमाता है, अगर बहन रहती है शादी कब होगी, जिस घर में रहते हो वो लोन पर है कि नहीं, अगर लोन पर है तो लोन कितना क्लियर हुआ, उसका घर में कार है कि नहीं, नौकर चाकर कितने हैं, क्या है, शादी के बाद हमारी बेटी जो है वो नौकरी करेगी। अब जिस लड़की की शादी हुई वो महीने का 50,000 आराम से कमाता था और उसने सारी कंडीशन एक्सेप्ट करी, तब जाकर ही शादी हुई। ये सारी कहानी होने के बाद जब शादी हुई तो शादी होने के बाद लड़की की माताजी कहती है, देखो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एकदम राम सीता की जोड़ी की तरह। सही कहते हैं, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम सब तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। हमारे पास दो टॉपिक्स है, एक तरफ हम लेते हैं बिजनेस को। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं अलग अलग फील्ड के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी लेके चलता हूँ। इसमें पहले आता है एक्सपीरियंस। अक्सर लोग बिजनेस के एक्सपीरियंस को नहीं मानते। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रिस्क लो और शुरू कर। आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्टअप किया, अब जिस एरिया में आपने रेस्टोरेंट डाला है उस एरिया में कौन सी डिश चलती है, ग्राहक को क्या पसंद है, कैसा टेस्ट पसंद है, वहाँ पे किस रेंज में डिशेस चलेंगी, वो सिर्फ आपको पता करना पड़ेगा। इस बीच आप फेल हो जाते हो तो दूसरा आपका ग्राहक छीन लेगा। जॉब में आपके पास एक्सपीरियंस होना तो नेसेसरी है, पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पर जॉब जरूर मिल जाएगी। और जॉब मिलने के बाद एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो खुद आगे रह के मिलता जाता है। जब आप लोगों को देखते जाते हो तो लोगों की गलती से भी सीखते हो और खुद की गलती से भी सीखते हो। जॉब में एटलीस्ट एक पॉइंट चांसेस होता है कि आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं जाती है, आपको बेनिफिट तो मिलता रहता है लेकिन सेविंग्स के साथ, और एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट आता है रास्ते ढूंढना और मेहनत करना। बिजनेस में पूरे एफर्ट्स आपको ही देने हैं। आपको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक लेके जाना है ये टारगेट भी आपको फिक्स करना है। आपको कब ग्रोथ करनी है, कब अपनी इनकम जनरेट करनी है, कब इनकम बढ़ानी है, कब लॉस हुआ है तो उससे कैसे टॉलरेट करना है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है, खुद की स्किल्स बनानी है, लोगों को कंपटीशन कैसे देना है, जो आपको कंपटीशन दे रहा है उसको फेस कैसे करना है, उसकी क्या कमजोरी है, उसकी क्या वीकनेस है। अगर आप आलस फील कर रहे हो तो भी आपको ही एफर्ट्स देने हैं। आपके अगर नौकर जो रहेगा वो तो आपकी सैलरी लेता रहेगा फ्री बैठ के। एफर्ट्स आपको ही देने पड़ेंगे। अगर आपको प्रेशर क्रिएट करना है खुद पर तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा। तो जॉब एक लाइन की तरह है, अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो पीछे वाले आपको आगे बढ़ाएंगे, वो आपको धकाते जाएंगे। तो आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और आगे वाला जो है वो आपको और आगे खींच रहा है। बिजनेस में थोड़ा सा रुक सकते हो, पर रुक गए तो गए, और जॉब में रुक नहीं सकते क्योंकि प्रेशर क्रिएट है आपके माइंड में। एक रॉकेट में जैसी आग लगी होती है ऐसी आग आपके अंदर लगी होती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। सो देखो, एजुकेशन कभी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं आता। आप बिजनेस करो या ना करो, जॉब करो या ना करो, आप स्टडी तो करोगे ही और आप एजुकेशन तो लोगे ही।
आजकल तो वैसे क्लाउड बिजनेस चलने लगे हैं जिसमें मेहनत किसी और की, पैसा किसी और का, आपसे बीच का एजेंट बन के पैसा कमाना है। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन मोड में है तो जितना अच्छा आप पैसा लगाओगे उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी। आज के समय में आपको बेस्ट इंटीरियर देना पड़ेगा, बेस्ट डेकोरेशन देना पड़ेगी, मतलब जितनी अच्छी सजावट उतना अच्छा ग्राहक। वहीं अगर दूसरी तरफ जॉब में देखा जाए तो जॉब में आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपके पास क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काम करना जानते हैं तो आपकी वैल्यू है, आपको दूसरे के लगे हुए पैसों से अपना पैसा बनाना है। फिर आता है प्रेशर। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस फील्ड में कितना प्रेशर आता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से ही बहुत सारे लोग जॉब की फील्ड छोड़कर बिजनेस की तरफ भागते हैं। मान लीजिए आप एक एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से आपने इन्वेस्टमेंट करा 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए में हर महीने आपको 10 लाख का टारगेट पूरा करना है, मतलब कंपनी से 10 लाख का माल मंगवाना है। अब वो बिके या ना बिके, और 10 लाख का ही माल आपको हर महीने बेचना है। अब किसी महीने सेल ऊपर जाती है, किसी महीने सेल नीचे जाती है। बिजनेस में अप एंड डाउन चलता रहता है। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि हर महीने आप जो 10 लाख की सेल कर रहे हो वो 10 लाख की हो? बिजनेस एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप भाग रहे हो तो आपको भागना ही पड़ेगा। तब वहीं जॉब में अगर देखा जाए, अगर आप फ्रेशर हो तो प्रेशर आएगा आपके लेवल को देखकर। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपका प्रेशर आएगा 20,000 तक का, छोटा मोटा। उसके बाद अगर आप एरिया के सेल्स मैनेजर हो, जूनियर सेल्स मैनेजर, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा जूनियर के सेल्स मैनेजर का। अगर आप एरिया के सेल्स मैनेजर तो एरिया तक का प्रेशर आएगा। प्रेशर उतना बढ़ता है जितनी सैलरी बढ़ती है, पर बिजनेस में प्रेशर कभी देखकर नहीं आता। ना आपका लेवल दिखता है ना कुछ, आप कौन हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर कब कितना प्रेशर है कुछ नहीं कह सकते। एक चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, कोई रोल फिक्स नहीं है। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक का है। अब मैन्युफैक्चरिंग में कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो मटेरियल आप बना रहे हो उस मटेरियल को खरीदने के लिए भी आपको जाना पड़े, उस मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट भी आपको बनाना पड़े, उसे पैक भी आपको करना पड़े, पैक करने के बाद मार्केटिंग भी आपको करनी पड़े, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, उसका लाइसेंस वगैरह रिन्यू वगैरह कराना, सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। इन सब के बाद भी जो मार्केट में उधारी है वो निकालने के बाद फिर से यही सब साइकिल वापस चलाना, ये सारे रोल्स आपको करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। उसी बिजनेस के अंदर आपने अगर मटेरियल खरीदने वाले को रखा है तो आप हद से उससे ज्यादा क्या काम करवाओगे मटेरियल सेल करने का। और जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा आएगी तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज की भी डिमांड कर सकते। पर बिजनेस में जरूरी नहीं है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको उतना दाम मिले या उतना अमाउंट मिले। जहाँ आप 100 रुपए कमा रहे थे वहां आपको मिलना 100 रुपए ही है। हद से ये हो सकता है कि आप लेबर के पैसे बचा लोगे पर उसमें एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएगी आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये सब एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। डिपेंडेंसी, नौकरी से कल को हमारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, पर बिजनेस से तो हमें कौन हटाएगा। हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा मन है, जब हम बंद करना हो तो हम कर देंगे। डिपेंडेंसी देखी जाए तो भाई दोनों में ही नहीं रख सकते। नौकरी में हाँ मानता हूँ कि किसी और के आने से आपको रिप्लेस कर दिया जाए, वही सेम रूल बिजनेस में भी अप्लाई होता है। अगर आपकी शॉप एक एरिया में है और उसी एरिया में सामने सेम टू सेम एक नई शॉप ओपन हो जाती है तो वो आपको कंपटीशन देगा। कल को ये हो सकता है कि वो आपका बिजनेस एक्वायर कर ले और आप फेल हो जाए। लॉकडाउन में बहुत सारी दुकानें खुली भी है तो बहुत सारी दुकानें बंद भी हो गई और बहुत सी कंपनियों का दिवाला निकल गया और उसके जो एम्प्लॉय थे वो सब बेरोजगार हो गए। इसके बाद आता है इनकम। एक तरफ बिजनेस में इनकम अनलिमिटेड, आप बिजनेस में जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी कमाई मिलनी है। पर जॉब में अगर देखोगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको मिलना एक फिक्स ही है। बिजनेस में एक बेनिफिट ये और होता है कि अगर किसी आदमी ने बिजनेस जहाँ पर एंड करा है वहीं से उसकी औलाद शुरुआत करेगी, पर जॉब में ऐसा नहीं होता, हर आदमी को शुरुआत शुरू से ही करनी पड़ती। तो यार देखो, ये पुराने ट्रेंड से अलग हो जा। अब आप खुद एक चीज सोचो, एक एरिया की पॉपुलेशन है 100 लोगों की, वहां पर आपने एक बिजनेस डाल रखा है किराने का। 100 ग्राहक आपके पास आ रहे हैं और आपसे पूरी चीज लेके जा रहे हैं। हद से हद आपका बेटा भी उसी अगर फील्ड में आ गया तो वो 100 ग्राहकों को एक्स्ट्रा क्या बेचेगा। ग्राहक वही है, उनका सोर्सेस वही है, उनकी जेब में पैसे उतने ही है। ज्यादा होगा कुछ नहीं, बिजनेस एक्सपेंड होगा पर उधारी बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगा। जहाँ पर
ये बिजनेस में जब उसके पिताजी 10,000 को महीना कमा रहे थे तो बिजनेस में अर्निंग तो उतनी ही है। और फिर लेवल का कंपटीशन देखो ना आप, लेवल का कंपटीशन कितना ज्यादा होगा उस व्यक्ति के ऊपर। उसे रिसोर्सेस कॉन्टेक्ट सब मिल जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। अब जब जॉब की बात आती है तो जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन है, जितना अच्छा आपने एजुकेशन में पैसा लगाया है, उतनी अच्छी आपकी जॉब होगी, आपको अर्निंग मिलेगी। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए में इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी 3 से 5 लाख रुपए साल की। तो जितना अच्छा पैसा आप लगाओगे उतना अच्छा आपके बेटे को पैकेज मिलेगा। वो ट्रेंड जा चुका है। आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, अगर आप सेविंग करके चल रहे हो तो आप इस लाइफ की जर्नी में सक्सेस हो पाओगे। अब आते हैं लोकेशन पे। आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो लोकेशन आपकी है तो आप उस लोकेशन को चेंज करके दूसरी लोकेशन पर नहीं जा सकते। मान लीजिए अगर आप एक गाँव में बिजनेस कर रहे थे तो गाँव से शहर की तरफ जब आप बिजनेस करने जाओगे, गांव का ग्राहक था वो आपके शहर में नहीं आएगा। आएंगे भी तो 10 आएंगे पर पूरे 100 की 100 ग्राहक गाँव से शहर नहीं आएंगे। और जब आप गांव से शहर की तरफ लोकेशन चेंज करोगे तो आपको स्टार्टिंग फिर से करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। वही जॉब में देखा जाए तो मान लीजिए आप पुणे में थे, पुणे से जब आप मुंबई में स्विच करोगे तो आपका पैकेज बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगा, कंपनी स्विच होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी और अर्निंग भी बढ़ेगी और मुंबई के लेवल के हिसाब से मिलेगी। फिर आता है शिफ्ट। बिजनेस में जहाँ तक देखा जाए शिफ्ट का ऑप्शन नहीं होता, आपका मन हो या ना हो, पर आपको मार्केट के हिसाब से ही टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट की टाइमिंग सुबह 9 से रात को 12 है तो सुबह 9 से रात को 12 भी आपको टिके रहना पड़ेगा। अगर आप उस बीच में उठ के चले गए तो आप मार्केट से आउट होने लग जाओगे। जॉब में ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी शिफ्ट पसंद है। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए पसंद करते हो तो आप नाइट शिफ्ट में काम करो। डे शिफ्ट में आपको काम करना है तो आप डे शिफ्ट में काम करो। मतलब एटलीस्ट जॉब में शिफ्ट का ऑप्शन है पर बिजनेस में नहीं है। फिर आता है पेमेंट एंड रिबेट। आज के समय में आप ग्रोसरी शॉप वालों को देख लो, उनसे जाके पूछोगे ना तो उनके पास एक लाल डायरी होती ही है जिसमें उनके सारे ग्राहकों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन उनकी उधारी खा के उनके पैसे रोक के बैठा हुआ है। ग्राहक से भी पैसे मांगेंगे ना तो ग्राहक इन्हीं को पता चलेगा, अरे हम तो नगद तो लेके जा रहे हैं, पुराना दे देंगे, है ही कितना तुम्हारा, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या। और फिर रही बात रिबेट की, किराने वालों के ऊपर सरकार टैक्स तो भर भर के लगाती है, 18% GST, ये वो। अगर आपकी दुकान में मटेरियल एक्सपायर हो गया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। सरकार तो अपना 18% लेने के बाद गायब हो चुकी है। पैसे से मामले में देखा जाए तो बिजनेस एक पौधे की तरह है जिसको आपको जमीन में लगा के थोड़ा थोड़ा पानी देकर उसे उगाना है और पेड़ बनाना है। अब उसके पेड़ बनने तक आपके ऊपर जो भी परेशानी आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो सब आपको सहन करना है। कितने ही लोग उससे जलेंगे, उस पेड़ को काटने की कोशिश करेंगे, पेड़ को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। कुछ आएंगे आपको शॉर्टकट बताएंगे उस पेड़ को फटाफट उगाने के लिए। अगर आप उस पेड़ को अच्छे से उगाते हो, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, तो आप लंबे समय तक चलोगे। पर वहीं अगर आप शॉर्टकट से उस पेड़ को उगाओगे, नकली माल दुकान में रखोगे, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो हो सकता है आप मार्केट में थोड़े समय बाद ही जल्दी हट जाओगे। अब वही जॉब की कहानी देखा जाए तो जॉब में पेशेंस इतना नहीं रखना पड़ता। जो सेठ ने एक पेड़ उगाया था, अब उसने 2-3 पेड़ उगा दिए, अब बाकी के 2 पेड़ों का ख्याल रखने के लिए आपको रखनी है। अब उस पेड़ पे बैठे हुए जो पक्षी है, आपको सिर्फ उनका ख्याल रखना है और उस पेड़ का ख्याल रखना है। मेहनत, पेशेंस सब उसका, पर उसका जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें मिलेगा। अब बात करते हैं कंपटीशन वाली कैटेगरी की। यूथ को लगता है कॉर्पोरेट जॉब में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में घोटाले हैं और गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब अंधे को आंख मिलने के बराबर है। एक तरफ आप बातें करते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है एग्जाम फॉर्म्स की तब सरकार लगा देती है कास्ट सिस्टम कि भैया रेलवे की वैकेंसी निकली है, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अगर आप लड़के हो और जनरल कास्ट वाले हो तो आपकी फीस है 500 रुपए, 500 रुपए। और वहीं अगर आप जनरल कास्ट वाली लड़की हो तो आपकी फीस है 250 रुपए। और अगर आप SC ST OBC से हो और लड़का हो या लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीस है 250 रुपए। ये तो होगा गवर्नमेंट। अब प्राइवेट की बातें करते हैं। MBA करने के लिए सीमेंट नाम का एग्जाम रहता है जिसका फीस स्ट्रक्चर सुनोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आप लड़के हो और जनरल कास्ट से हो तो आपकी फीस है 2500 रुपए, 2500। वहीं अगर आप जनरल कास्ट से हो और लड़की हो तो आपकी फीस है 1250 रुपए, 1250 रुपीज। और आप SC ST OBC कास्ट से हो, लड़का हो या लड़की हो, तो फिर आपकी फीस है 1250 रुपए। मतलब जनरल कास्ट वाले लड़के के लिए सीधा डबल फीस। जो हमारे देश ने रहकर जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जो देश के अंदर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, आप उसी का हाथ काट रहे हो।
मिडिल क्लास को दबाए जा रहे हो, मिडिल क्लास से वही वैल्यू बची नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उसे मिल नहीं रही। कॉर्पोरेट जॉब में बेचारा अपने घिस घिस के एक एक रुपए इकट्ठे करके अपनी सेविंग्स कर रहा है, अपने खर्चे रोक रोक के लोगों को देख रहा है कि लोग कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा। जैसे तैसे स्ट्रगल करने के बाद जब वो अपने बेटे को पढ़ाने भेजता है एजुकेशन के लिए, तो फिर वहां पे सब पर वापस लगा देती है कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम कैसा कि अगर तू जनरल कास्ट वाला है तो तेरी फीस तुझे पूरी देनी पड़ेगी, अगर तू अदर कास्ट वाला है तो तुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं जब बीटेक कर रहा था तो मेरी फीस थी 1 साल की 50,000 रुपए, और वो मुझे पूरी देनी थी। मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी क्योंकि मैं जनरल कास्ट से था। वही मेरी क्लास में एक लड़की थी जो थोड़ी अदर कास्ट की थी, सेम उसकी फीस भी 50,000 रुपए थी, पर उसे स्कॉलरशिप आती थी सरकार की तरफ से 80,000 रुपए। मतलब सरकार उसे इंजीनियरिंग करने के लिए 30,000 रुपए उल्टा जेब से दे रही है। और वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो पैसे तो ये हम मिडिल क्लास का पुल चूस के आ रहा ना, जो हम ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं। अगर हम की मिडिल क्लास वाले टैक्स नहीं भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये स्कॉलरशिप वगैरह सिस्टम इतना होना ही नहीं। आप अभी गूगल पे जाना, गूगल पे जाके सर्च करना हाईएस्ट टैक्स पेड कास्ट की इंडिया। इंडिया में ऐसी कौन सी कास्ट है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है? अब आप ये सोचोगे कि इस पूरी कहानी में कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? कंपटीशन इसी की वजह से क्रिएट होता है। ये जो लोग होते हैं ना, जो इस फील्ड से हार कर फ्रस्ट्रेट होकर आखिरी में इनके पास ऑप्शन बचता है बिजनेस करने का, तो सब लोग जॉब की उम्मीद छोड़कर आते हैं बिजनेस करने के लिए। जब बिजनेस करने आएंगे तो मार्केट में कंपटीशन कितना बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 दुकानें मार्केट में है, और 10 दुकानें अगर चल रही हैं तो 11वीं दुकान 12वीं दुकान को इतने रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उन्हें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इस सब की रेस के बीच में फायदा उठाएगा नकली माल बेचने वाला। नकली माल बेचने वाला पूरे मार्केट में जाता है, उस मार्केट को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है। फिर वो उस प्रोडक्ट का सबसे लोकल आइटम उठाएगा। मान लीजिए घी है जो 500 रुपए किलो बिक रहा है और 450 रुपए का दुकानदार को पड़ता है, तो नकली बनाने वाला 200 रुपए किलो का घी उठाएगा, उसको सेम पैकिंग करेगा ओरिजिनल पैक की तरह, और उस पे लेबल लगा देगा 500 रुपए का। अब उस नकली बनाने वाले को वो मुश्किल से मुश्किल पड़ा होगा 250 रुपए का घर में, वो मार्केट में जाएगा 300 रुपए का दुकानदार को दे देगा। अब मान लो 16 पीस की वो पेटी थी, दुकानदार ने एक बार उससे वो पेटी खरीद ली। अब जहाँ उसकी हफ्ते भर में एक पेटी बिकती थी, रेट कम करने की वजह से उसकी एक दिन में एक पेटी बिक गई। दुकानदार को भी लाना चाहिए मार्जिन का। अब दुकानदार को मतलब नहीं है कि वो नकली है क्या है, उसको उसका मार्जिन मिल रहा है, उसे ग्राहक से फर्क नहीं पड़ता। ग्राहक माल ले गया, वो ग्राहक जाए उसका खा भी जाने, और कंपनी जाने का ग्राहक केस भी करता है तो कंपनी का करेगा। इस बीच में नकली बेचने वाला का फायदा क्या है? 10 दुकानों में से 7 दुकानें तो उससे वो नकली माल लेगी ही लेगी। कम से कम वो अगर 5 पेटी भी बेचता है तो उसका तो गुजारा हो गया हफ्ते भर का। इससे सबसे बड़ा लॉस आप ही का है, कि जिस प्रोडक्ट को आप ओरिजिनल समझ के खा रहे हो सकता है कि वो नकली हो, उसके ऊपर सिर्फ छाप लगा दी गई हो असली प्रोडक्ट की। सुपरमार्केट जितना आपको बेवकूफ बनाता है उतना किराना वाला कभी नहीं बनाता। सुपरमार्केट में आप कभी जाके नहीं हो गए तो आपको या तो एमआरपी ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी, या तो फिर वेट का डिफरेंस मिलेगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो उसके अंदर भी नकली आइटम मिलता है। अब अभी गूगल जाओ, गूगल पे जाकर सर्च करो कि कौन सा ऐसा सुपरमार्केट है जिसके अंदर नकली घी पकड़ाया था। एक सुपरमार्केट था जिसमें नकली घी पकड़ा चुका है और उसके ऊपर केस भी चला था, पर उसने पैसे खिलाकर ये बात दबा दी थी। आप जब भी सुपरमार्केट से कुछ आइटम लेने जाओ ना, उसमें ये नोट डाउन कर लो कि आपने क्या आइटम लिया, उसका वेट क्या है, उसकी एमआरपी क्या है और आपको कितने का पड़ा। और जब मार्केट से जाके वही प्राइस लोगे ना तो फिर आप डिफरेंशिएट करते देखना दोनों में। और दूसरी चीज, एक प्रोडक्ट मेरे पास एक ऐसा है जिसका मैं गारंटी आपको बता सकता हूँ कि आप सुपरमार्केट में जाके और रेगुलर मार्केट में जाके जब वो चेक करोगे तो दोनों में एमआरपी का डिफरेंस मिलेगा। इसकी डेट सेम होगी और वजन सेम रहेगा, बस सुपरमार्केट की एमआरपी ज्यादा होगी और मार्केट की एमआरपी कम होगी। अगर आपको प्रोडक्ट का नाम जानना है मेरे को कमेंट करें या तो डायरेक्ट डीएम करें, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर उसे एक्सपोज नहीं कर सकता, ना उस सुपरमार्केट को ना उस प्रोडक्ट को। जॉब में अगर आपकी सैलरी 20,000 या 30,000 है, आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन आता है, मार्जिन काटना है, तो आप अपना इंसेंटिव काट दो, आपकी सैलरी बेसिक बच जाती है और आपका हाफ हो जाता है। बिजनेस में तो ऐसा ही, कॉम्पिटिशन में टिके रहोगे तो ठीक है, अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो आप बिल्कुल ही आउट हो जाओगे, क्योंकि ग्राहक कभी नहीं सुनता। जॉब हो या बिजनेस हो यार, दोनों में ही 50-50% का आंकड़ा है। जॉब है तो जॉब में भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी नई चल रही है, क्या मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर नया आया है, कौन सा ब्रांड मार्केट में ज्यादा चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसा क्या है कि जो ग्राहक उसको ज्यादा पकड़ रहा है। सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अपडेट रहना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर के लिए। अब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन दोनों का एक बेसिक लेवल एग्जांपल देख लेते हैं।
इनकम का कि कितनी इनकम होती है। का एक बिजनेस आपने ग्रोसरी शॉप का डाला जिसमें आपके पास 5 लाख की सेविंग्स थी और आपने 10 लाख का लोन बैंक से लिया था, जिसमें से जब आपने लोन लिया था तो बैंक ने 1 से 2 लाख रुपए शायद उसमें लिमिट के रख ली थी। 13 लाख रुपए में से आपने एक शॉप रेंट से ली प्लीज, जिसका मंथली रेंट है 10,000 रुपए और उसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया 2 लाख रुपए। अब आपको एक गोडाउन भी लेना पड़ेगा, गोडाउन का रेंट वही 5,000 रुपए और वहां पे भी आपको डिपॉजिट देना पड़ा 1 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का अब आप दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो भी आपने सामान खरीदा मटेरियल वगैरह लाके कर दिया। आप बस अब हाथ में बचेंगे सिर्फ 5 लाख रुपए। अब इसमें आपका जाना है क्या क्या, हर महीने का 25,000 रुपये महीना आपकी बैंक की EMI जानी है, प्लस 15,000 रुपए आपका रेंट जाना है। अगर आप एक लड़का रखते हैं तो 8,000 रुपए उसका महीने का जाना है, मतलब 50,000 रुपए तो आपको 36 महीनों तक देने ही है, रेंट वेंट बैंक की EMI वगैरह सब। तब जाके आप कहीं स्टेबल हो पाओगे। और इस बीच में आपके जो खर्चे हैं वो तो आपके चलने ही है, ग्राहक बनते जाएंगे, ग्राहक जुड़ते जाएंगे, तो उनके ऊपर जो उधारी जाएगी वो 2,000 रुपए की एक ग्राहक पे आपकी उधारी हुई, और अगर ऐसे 10 ग्राहकों पे हुई तो 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा गए। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, एक एक रुपए के चक्कर में रहना पड़ता है। अगर आपकी जॉब एक डिस्ट्रीब्यूटर के लग गई, सेल्समैन की, आपको सैलरी मिल रही है 8,000 रुपए, पेट्रोल वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूटर ही देखा, आपको सिर्फ 8,000 रुपए सूखे मिलने हैं। जब आप जाओगे तो 50 से 60% माल तो डिस्ट्रीब्यूटर के व्यवहार से वैसे ही बिक जाता है, क्योंकि वो सालों से फर्म चल रही है और दुकानदार की नीड है। बचता है 40% प्रेशर आपके ऊपर। 40% में से अगर आप 20% भी अगर अपना सपोर्ट देते हो तो आपके ऊपर लोड आता है सिर्फ 20% का। जो 20% जो एक्स्ट्रा लोड बचता है ना, वो आप मैनेज कर सकते हो अपनी जेब से, अपना इंसेंटिव कट ऑफ करके। इतना सब कुछ इधर इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजनेस में रात को नींद नहीं आती है, आप में टेंशन में सोता है, दिमाग की नस फटने लगती है, क्योंकि इतने लोगों से पैसा लेना है, अगले दिन फिर भागना है, फिर मेहनत करनी है। अब ये दोनों फील्ड के मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं इन दोनों फील्ड्स के अंदर सबसे बेस्ट मुकाम के ऊपर। तो जैसा कि मैं हर बार कहता, ऐसा कोई काम नहीं जिसका सबसे बड़ा मुकाम नहीं। जॉब की फील्ड में सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। IIT खड़गपुर से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद USA चले गए अपनी बच्ची को पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। 2004 में इन्होंने गूगल ज्वाइन करी एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। उसके बाद इनकी स्लो प्रोग्रेस के साथ आज ये CEO है उस कंपनी के। अब बात करते हैं बिजनेस के लिए। सक्सेस स्टोरी ऑफ फेमस इंडियन बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, द फाउंडर ऑफ रिलायंस। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, पर समय के साथ साथ इन्होंने शुरू में स्नैक्स बेचे, उसके बाद येमेन चले गए इंडिया आने के पहले। उसके बाद वहां पर एक गैस स्टेशन पर काम करते थे। समय बदला, उन्होंने बिजनेस रन करा और बिजनेस आज इतना सक्सेसफुल नहीं कि उनके बेटे को लोग नाम से जानते हैं। दोनों ही फील्ड में, दोनों ही लेवल पर सबसे बिगेस्ट लोग बेटे हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद में आज से एक सवाल पूछता है, मल्टीनेशनल कंपनी, सारी कंपनीज का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिस वजह से सक्सेसफुल रहते हैं? कि जब भी ये कोई सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी इस क्वेश्चन का जवाब है एडॉप्शन एंड सर्विसेज। अब एडॉप्शन कैसे है? अमीर आदमी या सक्सेसफुल पर्सन जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो ये नोटिस करता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कोई एक नई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज लगते हैं। अगर मान लीजिए एक कंपनी का मेन मोबाइल बनना है और नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो उस मोबाइल को बनाने के लिए 100 इंजीनियर कम से कम लगते हैं। तो 100 इंजीनियर अगर लगते हैं तो 100 इंजीनियर्स को नौकरी मिलती है। और सर्विस इज लाइक बहुत फास्ट देना या समय पर देना। क्या ऐसी चीज लानी चाहिए जिससे लोगों का बेनिफिट हो? अब आज मान लीजिए जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो ऑनलाइन बिजनेसेस है ये मार्केट में बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं जो आदमी को चाहिए थी। आदमी को चाहिए थी एक ऐसी चीज जो सस्ती मिल जाए, घर बैठे मिल जाए और जिसके लिए भागना ना पड़े। इन सब चीजों का नॉलेज मिल जाए कि हमें कौन सी चीज किस रेट में खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है। ऑनलाइन के आने से बहुत सारे लोगों को भी रोजगार मिला है। अगर ये डिलीवरी बॉयज आप देखेंगे यूजर्स बन गए हैं, बहुत सारे EMI ऑप्शन बढ़े तो EMI डिपार्टमेंट में लोगों की जगह बढ़ी है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो किसी एक चीज के आने से हजारों जगह पे रोजगार बढ़ गया है। जब आप खुद कमाने से ज्यादा लोग के घर चलाने का सोचते हैं तब जाकर आपका भी सबसे ज्यादा ग्रो करता है। और दूसरी चीज, जब आप सर्विस बहुत अच्छी देते हो, जब आप डिफरेंट चीज प्रोवाइड करते हो लोगों से, जिस चीज को लोग ढूंढ रहे होते हैं वो आप प्रोवाइड करते हो। जियो के लॉन्च होने के पहले इंटरनेट लिमिटेड हुआ करता था।
आज भी मुझे याद है कि सबसे सस्ता रिचार्ज वोडाफोन का आता था, जो कि 147 रुपए में 1 GB होता था 3G। और एयरटेल और आइडिया का देखे तो वो 100 रुपए ऊपर चलता था। अब वही जब जियो आया तो जियो ने 4G सिम प्रोवाइड करी, वो भी फ्री में, और अनलिमिटेड इंटरनेट दिया कम से कम 3 महीने तक। कंपनी क्या कहती है एयरटेल वगैरह की, सर वो तो अंबानी चोर है, वो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। चलो एक तरफ हम मान लें कि अंबानी ने अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपना बिजनेस सेट करने के लिए इतने सस्ते रेट निकाले, पर जब जियो लॉन्च हुई तो उसी के बाद जाकर सबने अपने प्लान के रेट गिरा दिए। और फिर दूसरी तरफ देखे, जब जियो लॉन्च नहीं हुई थी तो हमारी जो सरकारी कंपनी है BSNL, वो भी हमें अच्छे से लूट रही थी। कुल मिला के देखा जाए तो जियो जब आया तो जियो ने बीच की सारी मोनोपोली खत्म कर दी, सबके लिए इंटरनेट इक्वल कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कि जो चाहे हर कोई उस इंटरनेट को यूज कर सकता है। टोटली देखा जाए तो लूट आपको ये रहे थे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और जियो आपको उल्टा बेनिफिट देने आया, उल्टा उसने आपको रास्ता दिखाया। ये भी है कि कभी भी शॉर्टकट से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, सिर्फ अकेले आप नहीं कमा सकते। कोई ऐसा भी आ सकता है जो खुद नहीं कमाएगा पर आपको भी गलत पैसा नहीं कमाने देगा। इस फील्ड के मामले में मैं मानता हूँ कि अंबानी वॉज राइट। जहाँ दूसरी कंपनियां लूट रही थी, उसने तुम्हें लूटने से बचाया है। भले थोड़ा बहुत बेनिफिट अपने निकाला पर लूटने तो नहीं दिया। आज आप इंटरनेट पे कर रहे होते ना, आप 10 से 20 हजार वो महीने सिर्फ इंटरनेट का दे रहे होते अगर जियो लॉन्च नहीं हुआ होता तो। अब देखो, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सुंदर पिचाई और अंबानी ये लोग बहुत बड़े लेबर के लोग हैं, ये पहले के बने हुए हैं। चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं कि ये पहले के बने हुए हैं, इनके पास फैमिली सपोर्ट अच्छा था, इनके पास सिस्टम अच्छा था, बैकअप अच्छा था, इनका जो बेस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, मजबूत था। अब मैं कहानी सुनाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसका आप खुद मानोगे कि वो सच में गरीबी से उठ के जिसने अपने आप को फेमस किया, जो सक्सेसफुल बना है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे पहले इतना कुछ नहीं था, आसपास के गांव पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी। डेवलपमेंट के नाम पे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं था, टूरिस्ट का भी आना जाना इतना होता नहीं था। लॉकडाउन के बाद से ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जो आसपास के गांव के ग्राहक थे वो भी टूटने लगे थे। एकदम से ऐसा हुआ कि भगवान ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एक आदमी के कंधे पर। उस आदमी की वजह से रोजगार था वो भी आया, जो बेरोजगारी थी वो बहुत कम हो गई, लोगों को एक अर्निंग सोर्स मिला, लोगों को कमाने का जरिया मिला। अगर आज आप सीहोर के स्टेशन पे जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपको 25 से 30 तो ऑटो वाले वहां पर मिलेंगे, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिक वाले रहेंगे, कुछ नॉर्मल वाले रहेंगे। वहीं देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन लेवल बढ़ गया है, जगह जगह से लोग सीहोर के अंदर आते हैं। उस व्यक्ति का नाम है अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा। देखा जाए तो जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों में ही अगर आप बेटर रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी संभाल सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब करके भी बर्बाद हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करने के बाद भी बाप दादा का पैसा डुबा देते हैं। आप खुद पर बिलीव करो, जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो सिलेक्ट करो, उस पर मेहनत करो, गिव अप मत करो, और किसी और को देख के मत सोचो कि वो कितना अर्न कर रहा है, क्या कर रहा है। आप अपनी अर्निंग देखो, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का भी रहा है और जॉब का भी रहा है। आज मैं जॉब करता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस जॉब को लेके अलग है, पर मैंने फैमिली बिजनेस भी एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है कि बिजनेस में कितनी अर्निंग होती है और जॉब में कितनी अर्निंग होती है। सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे यार ये कैसा चैलेंज हुआ, आपने तो हैबिट्स के रिलेटेड पूरे चैलेंज बताए थे। कि कैरियर जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में एक ही बार सिलेक्ट करते हो। कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार आती है, हर बार ऑप्शन आता है। अगर आज आप 10,000 रुपये महीने की जॉब कर रहे हो तो आप अपग्रेड होगे। आप कल को 20,000 की जॉब के लिए भी जाओगे, 20,000 से 40,000 की जॉब पे, 40,000 से 1 लाख रुपये महीने की जॉब पे भी जाओगे। और जब जॉब से आपका मन भर जाएगा तो जरूरी है कि आप बिजनेस भी करोगे, फिर सिंगल बिजनेस से आप मल्टी बिजनेस पे भी जाओगे। तो हर बार जब आप फील्ड चेंज करोगे तो आपको ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पर क्या कंपटीशन आ सकता है और उसे कैसे फेस करना है। और आपको समाज की रियलिटी भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, जबकि वो खुद भी कुछ नहीं करते, बस आपको अपोज करते हैं। और इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना डिसीजन चेंज करके बस परेशान होकर बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। मैं तो बस ये कहूंगा कि अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करो। अब काम छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी कैसी भी हो, अगर उसकी वजह से आपका घर चल रहा है, आपके परिवार को 2 वक्त का खाना मिलता है, तो वो काम आपके लिए भगवान के समान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी एक्सेप्ट करिए ये 100 हैबिट्स चैलेंज का 17 चैलेंज कैरियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जय श्री राम।